हाय, वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम BHIC 101 भारत का इतिहास टीच मिनट ऐप पर इग्नू स्टूडेंट्स का बैच चल रहा है। उसी क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसकेएम इंस्टीट्यूट प्राइवेट क्लासेस, इसी इंस्टीट्यूट में मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। समय की मांग को देखते हुए मैं अपनी क्लासेस और कोर्सेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन काफ़ी सस्ता है। इसके अलावा काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है उन स्टूडेंट्स को जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि यूपीएससी आईएएस पीसीएस क्या है। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये डीएम सर हैं, ये डीएम मैडम और आईपीएस ऑफिसर्स। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से आर्ट्स के विषयों पर ही आधारित है। आप आर्ट्स के विषयों पर अच्छी पकड़ बना करके इन परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। ज़रा सोच के देखिए, जो क्लर्क लेवल की नौकरी के लिए एक अच्छे लेवल पर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इनकी परीक्षाएं होती हैं। परंतु इस अधिकारी लेवल की परीक्षा के लिए आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि आपके 40% है, 50% है, या 10th में, 11th में, 12th में कम मार्क्स आए हैं, हिंदी मीडियम से हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ये कोई भी आपका बैकग्राउंड इसमें मैटर नहीं करता है। केवल 100 रुपये का फॉर्म आता है, उसे भर करके आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए मेरा एक ऑफ़र है लर्निंग एंड अर्निंग का। यदि आप किसी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं तो आपको रेफरल अमाउंट दिया जाएगा। 3 बैचेस हैं, अर्जुन बैच, लक्ष्य बैच एंड संकल्प बैच। 4 तरह के कोर्सेस हैं। आईएएस प्री फाउंडेशन कोर्सेस, इसके अलावा आईएएस फाउंडेशन कोर्स है। ये एडवांस कोर्स है, 1 ईयर प्रोग्राम है। और आईएएस एकलव्य बैच, तो ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ये मैक्सिमम फ़ी है 2 ईयर्स का और ये 1 ईयर का। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो रेफरल अमाउंट स्टूडेंट को प्राप्त होगा अगर किसी स्टूडेंट का वे एडमिशन कराते हैं तो। यहाँ दिल्ली में 1.5 से 2 लाख फीस लिया जाता है आईएएस की कोचिंग देने के लिए। ऑफलाइन मोड में ये हाल है कि 1000 स्टूडेंट्स का बैच होता है। आप सोच के देखिए 1000 लोगों के बीच में आप क्या पढ़ेंगे। इसके विपरीत मेरा जो बैच है इसमें 15 स्टूडेंट्स प्रीमियम बैच में होते हैं और हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस रहता है मेरा। नर्सरी क्लास की फ़ीस भी इससे ज़्यादा होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुरातत्व, जो कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए 3 स्रोत थे। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातत्व और तीसरा यात्रियों के वृत्तांत। तो साहित्यिक स्रोत के बाद अब ये हमें पुरातत्व स्रोत के बारे में अध्ययन करना है। इससे पहले मैं कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा जो इस बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें देखिए। ये मौर्य आहत सिक्कों का भंडार है। आहत जो सबसे पुराने सिक्के होते थे, ये चांदी के मेन रूप से हुआ करते थे, तो इन्हें पुराने सिक्कों को आहत कहा जाता था। ये खनन से प्राप्त हुआ है हमें। ये तस्वीर देखिए, 1912-13 में ASIC द्वारा पुरातात्विक उत्खनन जो हुआ था उसमें से ये हमें प्राप्त हुआ था। पाटलिपुत्र में ये कुम्भहार से उत्खनन द्वारा अनावृत स्तंभित कक्ष के खंडहर, मतलब ज़मीन के नीचे ये हमें जैसे कि हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुआ था उसी तरह ये भी खंडहर प्राप्त हुए। जो कि इसकी खास बात ये है कि इसमें कक्ष जो बने हुए थे वो स्तंभों पर थे, जो पिलर्स होते हैं उस पिलर्स पर कक्ष बने हुए थे पक्के ईंटों के। अब ये आश्चर्य क्यों है? क्योंकि अदा के लिए जहाँ पर लोग मिट्टी में रह रहे हैं, मिट्टी के मकानों में रह रहे हैं, लेकिन जब खुदाई होता है तो वहाँ पता चलता है कि नीचे जो है पक्के कई हज़ारों साल पहले यहाँ पर लोग जो है पक्के मकानों में रहा करते थे।
इसके बाद ये देखिए स्वर्ण मुद्रा है, यानी सोने का सिक्का है। इसमें रानी कुमार देवी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम की एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, जिसमें उनका ये चित्र उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों किया गया है, इस सिक्के में ये चित्र क्यों बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हीं के अध्ययन से हमें कुछ न कुछ इनपुट्स प्राप्त होते हैं हिस्ट्री के विषय में, और इस तरह जो है इतिहासकार इतिहास को लिखते हैं साक्ष्यों के आधार पर, ये कोई कल्पना नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातत्व शब्द का अर्थ क्या है। पुरातत्व, तत्व मीन्स पदार्थ हो गया, और पुरा मतलब प्राचीन। ठीक है, पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो भौतिक सामग्रियां जो प्राप्त होती हैं, जैसे कि कहीं पर खुदाई हुई तो हमें प्राचीन समय की भौतिक सामग्रियों में मूर्तियां मिली, मिट्टी के बर्तन मिले, हड्डियों के टुकड़े मिले, या घर या मंदिर के अवशेष मिले, अनाज मिला, सिक्के मिले, मुहरे और शिलालेख, ये जो अवशेष प्राप्त होते हैं, यही पुरातात्विक सामग्रियाँ, भौतिक सामग्रियाँ जो हैं हमारे लिए पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और इन्हीं से प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने में इतिहासकार सक्षम होते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास का वह भाग जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हमें पुरातात्विक भौतिक सामग्रियों का या पुरातात्विक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। तभी हम उस समय और जो जगह विशेष होता है, स्थान विशेष के बारे में हम कुछ इतिहास बता सकते हैं। उदाहरण के लिए इंडो ग्रीक के इतिहास को सिक्कों के आधार पर ही समझा गया था। ठीक है, जो इंडो ग्रीक है उसकी हिस्ट्री हमें उनके सिक्कों, जो हमें सिक्के प्राप्त हुए थे, वही पुरातात्विक साक्ष्य, उसी स्रोत के आधार पर वहाँ के इतिहास को समझा गया। अच्छा, यदि किसी स्थान पर हमें कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हो जिससे ये ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई सभ्यता या कुछ ऐसा पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ पे फिर उसका उत्खनन अलग तरीके से किया जाता है। खुदाई, अगर मतलब मान लीजिए कोई मकान बनाने के लिए, या कोई सरकार जो है कोई सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिए खुदाई कर रही है, और वहाँ पे कुछ ऐसा साक्ष्य मिल जाए जिससे ये लगे कि यह पुरातात्विक साक्ष्य है, तो वहाँ पे खुदाई रोक दी जाती है, और फिर स्पेशल टीम बुलाई जाती है जो उत्खनन करती है और अन्वेषण करती है। ठीक है, तो ये पुरातात्विक तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी हमें सामग्रियाँ, जो पुरातात्विक सामग्रियाँ, भौतिक सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं उत्खनन के बाद, तो उससे हमें कई तरह के पहलू उस जगह के स्थान विशेष के बारे में पता चलते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं, धर्म और इस तरह के सांसारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। जैसे कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, तो उत्खनन से पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग, महापाषाण और कई अन्य संस्कृतियों पर भारी मात्रा में दत्त सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है, सिंपली यह कह रहा है कि हमें जो भी उत्खनन से चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो लगभग पूरा पाषाण काल की भी थी, मध्य पाषाण काल की भी है, नवपाषाण काल की भी हैं, ताम्रपाषाण और लौह युग की भी हमें उत्खनन के स्रोत प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जैसे कि पाटलिपुत्र के कुम्हरार से यह उत्खनन द्वारा स्तंभिक कक्ष के खंडहर मिले हमें, तो इससे हमें यह अनुमान लग गया कि वहाँ पे रहन सहन की व्यवस्था क्या थी। लोग जो हैं पक्के ईंटों के मकान में रहते थे, जो स्तंभित कक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह के जो भी वहाँ पे वस्तुएं प्राप्त होती है, पुरातात्विक वस्तुएं, उनसे अनुमान काफ़ी कुछ लगाया जा सकता है। यह हमें उत्पत्ति, प्रसार, अधिवास के प्रतिरूप, जैसे कि वहाँ पे किस तरह के आवास थे उसके प्रतिरूप के बारे में, शहरीकरण, व्यापार, राजनीति, अर्थव्यवस्था क्या थी, ठीक है, वहाँ की कृषि के बारे में, शिकार से संबंधित, फसलों और कृषि उपकरणों
प्रौद्योगिकी, मानकों, मोहरों, अग्निवेदियों और धर्म और इस सभ्यता के हास के बारे में बताता है, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हड़प्पा सभ्यता में हमें हल की मिट्टी का एक खिलौना प्राप्त हुआ है, जिसमें बैल को दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने अनुमान लगाया कि जो है हल और बैल मिले हैं जो खिलौने के रूप में, तो लोग जो है कृषि जानते थे, जुताई जानते थे। ठीक है, तो इस तरह से इतिहासकार जो है अनुमान लगाते हैं, और ये काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से होता है, सटीक होता है। सिक्के भी हमें खनन से प्राप्त होते हैं। तो सिक्के उत्खनन में या मुद्रा भंडार के रूप में पाए जाते हैं, और सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, यह एक धातु मुद्रा है, इसका एक निश्चित आकार और वजन मानक है। इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर भी मिल सकती है। तो दरअसल सिक्का जो होता है, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के से राजाओं द्वारा चलाए जाते थे विभिन्न समय में, और वह मानक सिक्का हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि सोना है तो रत्ती भर का सिक्का जो है उसका क्या दाम होगा, उससे क्या चीज़ खरीदी जा सकती है। ठीक है, इस तरह के। और सिक्कों पर जो भी राजा सिक्के निकलवाते थे तो वो अपने राज्य का एक मोहर भी लगा सकते थे, मतलब लगाते थे, या फिर जो है अब कुछ ऐसी चित्रकारी उस सिक्कों पे किया जाता था। प्रारंभिक भारत में सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। ठीक है, पकी मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे जो कि कुषाण काल पहले 3 शताब्दियों से संबंधित है। तो सैकड़ों में इस तरह के सिक्के प्राप्त हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, जो कि पक्की मिट्टी के भी सिक्के थे। पक्की मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे प्राप्त हुए हैं। तो इन सांचों से सिक्कों को आकार दिया जाता था। ठीक है, और उस आकार पे जो है, जैसे सिक्का जब गर्म होता है तो उसको आकार दे दिए, फिर उस पर मोहर लगा दिया गया, वो छप गया जो भी मोहर थी। तो इस तरह से सिक्के तैयार किए जाते थे। अब ये हमें सिक्कों के बारे में कुछ खास बातें पढ़नी है। जैसे कि पुराने समय के जो सिक्के हुआ करते थे उस पर केवल चिन्ह थे। बाद में राजाओं या देवताओं के साथ उनकी तिथियों और नामों का भी उल्लेख करते थे। ठीक है, पहले सिक्कों में केवल चिन्ह थे, जो कि बाद में जो राजा होते थे जिन्होंने सिक्का चलाया है, और तो उनके या तो राजा का नाम या तो फिर उनके कुल देवता का नाम और तिथि उसके साथ उल्लेखित कर देते थे। ठीक है, सिक्के राजनीतिक संगठन पर बहुमूल्य जानकारी भी प्रदान करते हैं। जैसे कि दक्कन के सातवाहन सिक्कों पर एक जहाज की छवि समुद्री व्यापार के महत्व को गवाही देती है कि यह जो है सातवाहन के समय में जो सिक्के थे उस पर जहाज की छवि अपने आप में यह बताता है कि वे समुद्र जो विज्ञान है और जो समुद्र के रास्ते व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो समुद्र पे कंट्रोल उस समय जहाज के जरिए उनका था। इसी तरह योधेव और मालव के सिक्के गढ़ की विरासत को आगे ले जाते हैं, यानी कि गणतंत्र था, जो कि हमें यह बताता है कि यह जो उनका स्वरूप था गैर राजतंत्रीय था। ठीक है, तो ये एक जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है कि राजनीतिक संगठन किस प्रकार का हुआ करता था। ठीक है, राजतंत्रीय था या उस समय जो राज विशेष था वह गणतंत्रीय था। ठीक है, उनका व्यापार किस प्रकार का था। ठीक है, उनकी सैन्य शक्ति किस लेवल पे थी, वे थल में ज़्यादा मजबूत थे कि जल में। ठीक है, इसी तरह मौर्योत्तर काल के सिक्के सीसा, पोटिन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने थे। इन्हें बड़ी तादाद में जारी किया गया था, जिससे हमें उस समय उस काल के दौरान व्यापार की बढ़ती मात्रा की जानकारी मिलती है। अगर कोई सिक्के किसी समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए गए हों तो एक प्रश्न उठता है कि इतने सिक्कों की क्या आवश्यकता पड़ी। ऑब्वियसली जब हमें करेंसी की ज़्यादा आवश्यकता जब पड़ती है जब उसका चलन ज़्यादा होता है, और चलन जब ज़्यादा होगा जब जो है उस मुद्रा से व्यापार ज़्यादा होगा। जैसे कि डॉलर सब जगह है, सभी कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ज़्यादा मात्रा में है।
इसी तरह गुप्त राजाओं ने भी कई सोने के सिक्के जारी किए और इन्हें दिनार के रूप में जाना जाता है। ये बहुत कुशलता से बनाए गए हैं और ठप्पे द्वारा निर्मित किए गए हैं, जो वही मोहर मैंने बताया कि मोहर लगाते थे। राजगद्दी पर बैठे राजाओं की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। राजाओं को शेर या गेंडे का शिकार करते, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ते, संगीत वाद्य बजाते या अश्वमेघ यज्ञ करते जैसी गतिविधियों के साथ दर्शाया गया है। ये कुछ नहीं है, सिंपली जो उस समय राजा एक परंपरा चलती गई। पहले सिक्कों में कुछ ही चीज़ें उकेरा जाता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे राजा जो है जब सिक्के निकालते थे तो उसमें अपने जो है कई सारी गतिविधियाँ उस सिक्कों पर एक सिंबल के तौर पर उकरवाते थे, मतलब कि उसमें वो डिज़ाइन बनवाते थे, एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। तो कोई राजा जो हो गया शिकार करते हुए या कोई राजा युद्ध करते हुए अपना पोज दे करके उस सिक्के पर डलवाता था। उसी तरह कोई राजा जो है अश्वमेघ यज्ञ करते हुए, ठीक है, कोई राजा संगीत वाद्य बजाते हुए। तो इस तरह गतिविधियों से हमें सिक्कों पर जो जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें कुछ उस समय के जो राजपाट जो राजा थे और जो उनका राज्य था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इनपुट समय प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसी तरह का ये सिक्का है जिसमें रानी कुमार देवी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम की ये छवि है सिक्के पर। तो इसे हमें उस समय के इतिहास के बारे में कुछ इनपुट्स प्राप्त हुए हैं सिक्कों के आधार पर ही। आगे जो टॉपिक है शिलालेख। शिलालेख के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेख का अर्थ यह है कि किसी शिला पर कुछ लेख लिखा हुआ, ठीक है, कुछ लिखा हुआ। तो यह पत्थरों पर भी हो सकता है, ठीक है, और तांबे की प्लेटों पर भी हो सकता है, मंदिर की दीवारों या लकड़ी के टुकड़े, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतहों, ईंटों पर चित्रों द्वारा उकेरे गए हैं। और जो लेख होते हैं वह लिखावट में भी हो सकते हैं, लिपि में भी हो सकते हैं या चित्रों के माध्यम से भी हो सकते हैं। प्राचीन शिलालेखों पर अंकित लिखी लगभग 2500 BCE की हड़प्पा लिपि है, ठीक है। ये अभी तक हमें जो सबसे प्राचीनतम लिपि प्राप्त हुई है हड़प्पा लिपि, और ये आप लोगों को, अधिकतम लोगों को पता होगा, ये अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। ये लेटेस्ट अभी भी इसको पढ़ने की कोशिश की जा रही है, पर अभी इसमें सफलता हासिल नहीं। कुछ अक्षरों को अनुमान लगाया जा सका है, लेकिन पूरी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े गए थे और ये शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह और पत्थर के स्तंभों पर पाए गए हैं, ठीक है। और इतना भी याद रख लीजिए कि शिलालेख को पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेस को जाता है। जेम्स प्रिंसेस को जानता है, ठीक है। तो याद रखिए जो अशोक थे राजा बनने से पहले ये भी प्रिंसेस थे, ठीक है, प्रिंस थे। तो ये इससे याद रखिए जेम्स प्रिंसेप हो जाता है। और वे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक थे। और अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में है। ब्राह्मी और खरोष्टी दो ही लिपियों में इनके अधिकतर शिलालेख हैं। अच्छा, शिलालेखों का कई प्रकार से उसका उपयोग किया जाता था। उसकी ज़रूरत पड़ती थी कि शिलालेख क्यों मतलब शिला पे ऐसा क्यों लिखा जाता था, ठीक है, उकेरा क्यों जाता था, कुछ रिकॉर्ड के लिए ही रखा जाता था। जैसे कि मंदिर के निर्माण का रिकॉर्ड रखने वाले दान अभिलेख सैकड़ों की संख्या में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में और दक्कन और दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी, यानी कि दान दिया जाता था राजाओं द्वारा भूमि, तो उस अनुदान का दस्तावेज तैयार होता था और उसे भी जो है इस तरह के शिलालेखों में उस दस्तावेज को रिकॉर्ड किया जाता था। इसके अलावा शिलालेख जो थे उनके जो संरक्षकों की प्रशंसा में भी लिखे गए थे। ऐसे शिलालेख प्रशस्ति के साथ शुरू होते हैं, यानी प्रशंसा के साथ, जैसे कि कलिंग के राजा खारवेल के हम्फी गुफा शिलालेख और गुप्त राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा जो शिलालेख है बांध, जलाशय, टैंक और धर्मार्थ भोजन घर आदि के रिकॉर्ड को रखने के लिए भी उपयोग किए जाते थे। और अभिलेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। इससे हमें जो शिलालेख है इससे हमें राजनीतिक की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय जो राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थितियाँ क्या थी,
और आर्थिक इतिहास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। इतिहासकारों के लिए इसलिए भी यह एक मूल्यवान है क्योंकि वे हमें समकालीन घटनाओं और आम लोगों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी वृत्तांत। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।